कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी डिमांड देखते हैं। क्लासिफिकेशंस अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच सॉरी, थियरी ऑफ डिमांड फॉर द मनी के लिए देखते हैं क्लासिकल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, एम बी इज इक्वल्स टू पी टी, जहाँ पर एम क्या होता है टोटल अमाउंट ऑफ द मनी जो कि सर्कुलेशंस में एवरेज के बेसिस पे इन एन इकोनॉमी। वी क्या होगा तो ट्रांजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशंस, इसको बोला जाएगा कि एवरेज नंबर्स ऑफ द टाइम्स अक्रॉस ऑल द ट्रांजेक्शंस अ यूनिट ऑफ द मनी से रुपी इज स्पेंड इन द परचेसिंग ऑफ द गुड सर्विसेज, इसको भी बोला जाएगा। पी क्या होता है तो एवरेज प्राइस लेवल। पी कैसे निकलता है, पी इज इक्वल्स टू एम पी को डिवाइड किया जाता है टी से, तो एवरेज प्राइस लेवल निकल जाता है। टी क्या होता है तो टोटल नंबर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स होता है। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट रिप्लेस करते हैं टी को रियल आउटपुट वाई से। अगर हम लोग देखें फिशर ने इसको एक्सपांड किया, ये हमको किसने दिया था, फिशर ने दिया था। अभी फिशर ने इसको एक्सपांड किया है इक्वेशंस को, और इसके अंदर क्या जोड़ा गया है, एम डैश वी डैश जोड़ा गया है। तो एम वी प्लस बाई एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी। एम डैश वी डैश क्या होता है तो एम डैश का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ द क्रेडिट मनी, वी डैश का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द क्रेडिट मनी। कैम्ब्रिज अप्रोच देखते हैं, उसका फॉर्मूला आता है एम डी इज इक्वल्स टू के पी वाई। एम डी क्या होता है तो डिमांड फॉर द मनी बैलेंस होता है, वाई क्या होता है रियल नेशनल इनकम होता है, पी होता है एवरेज प्राइस लेवल ऑफ द करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, पी वाई क्या होता है नॉमिनल इनकम, के क्या होता है प्रपोर्शनेट ऑफ द नॉमिनल इनकम, पी वाई जहाँ पर पीपल जो है वो होल्ड कर रहे हैं कैश बैलेंस। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है, एल आर इज इक्वल्स टू के वाई। एल आर क्या होता है तो ट्रांजेक्शन्स डिमांड फॉर द मनी होता है। के क्या होता है तो रेशियो ऑफ अर्निंग्स विच इज़ केप्ट फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस। वाई क्या होता है अर्निंग्स होता है। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। डिफाइन कीजिए मनी को। असेट जो कि कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेबल है एज अ मीन्स फॉर द पेमेंट, पेमेंट के लिए उसको यूज्ड किया जाता है और वो एक्सेप्टेबल भी है। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए या तो ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर के लिए इसको डिफाइन किया गया है। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि सेट ऑफ द लिक्विड फाइनेंशियल असेट्स, यहाँ पे सब करंट एसेट्स की बात होगी, वेरिएशंस इन द स्टॉक ऑफ विच विल have the impact on the aggregated economy। इसके बाद देखते हैं what is meant by the term legal tender। legal tender किसे बोलते हैं तो जो सर्व किया जाता है by the law, किसके लिए मीन्स ऑफ पेमेंट के लिए, ये लीगली बाउंड होता है, मतलब बंधाया हुआ होता है लीगली कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब हम लोग सेटल कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस को, सेटलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। कोई भी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए ये लीगली बाउंड होता है कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट अ नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ द मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी फैसिलिटेट करता है ईजी एक्सचेंज ऑफ द गुड सर्विसेज, इंक्रीज the ease of trade and reduces the inefficiency and the transaction cost involved in the barter exchange। मनी क्या फैसिलिटेट करता है कि ईजीली एक्सचेंज हो जाता है गुड सर्विसेज, ये इंक्रीज़ भी करता है ईज़ ऑफ ट्रेड, मतलब बिजनेस में स्मूथली और आसानियाँ देता है, एंड ये रिड्यूस कर देता है इनएफिशिएंसी को कम कर देता है, एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि बार्टर सिस्टम में आ रही थी इन्वॉल्व हो रही थी उसको भी ये क्या कर देता है और उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व इन द बार्टर सिस्टम उसको भी रिड्यूस कर देता है। आउटलाइन बताइए कैसे मनी यूज़फुल है कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द वैल्यू के लिए। मनी यूज़फुल एज अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द वैल्यू। मॉनिटरी यूनिट क्या है, वो यूनिट ऑफ द मेज़रमेंट है जो टर्म करता है जहाँ पर वैल्यू ऑफ सारे गुड सर्विसेज मेज़र किए जाते हैं ना, एक्सप्रेस किए जाते हैं। मतलब ये इसको दे के आप सारे गुड सर्विसेज को मेज़र भी कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो। मतलब मनी क्या है, मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द वैल्यू है, मतलब इसको दे के आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, सारे गुड सर्विसेज परचेस कर सकते हो। एग्जामिन करके बताइए रिलेशनशिप किसके बिटवीन में, परचेसिंग पावर एंड मनी, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी एंड जनरल प्राइस लेवल, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी एंड जनरल प्राइस लेवल के बीच का रिलेशनशिप बताइए। तो
वैल्यू ऑफ द मनी लिंक्ड करता है परचेजिंग पावर से। परचेजिंग पावर जो है वो इन्वर्स है एवरेज या तो जनरल लेवल ऑफ द प्राइस से। ये मेजर्ड किया जाता है कॉमन प्राइस इंडेक्स से। मतलब परचेजिंग पावर किससे मेजर किया जाता है? कॉमन प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है। परचेजिंग पावर क्या है? लिंक्ड है किससे? वैल्यू ऑफ द मनी से। परचेजिंग पावर है वो इन्वर्स है एवरेज से या तो जनरल लेवल ऑफ द प्राइस से, जो कि मेजर्ड किया जाता है कॉमन प्राइस इंडेक्स से। क्रिटिकल एग्जामिन करके बताइए मनी के फंक्शन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है बाद में पे करना, यानी थोड़े समय बाद पे करना। मनी फैसिलिटेट करता है, मतलब मनी हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द डेफर्ड प्रॉमिसेस। प्रॉमिस हम कर सकते हैं कि हम ये चीज़ दे के हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पे कर देंगे। मतलब जब आप नोट्स देखोगे तो नोट्स पे आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर होती है, आई प्रॉमिस टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट वाला। तो वो क्या होता है? वो क्या है? तो वो डेफर प्रॉमिस है कि इसके बदले में हमने इतनी सिक्योरिटीज़ रखी हुई है कि हम आपको दे सकेंगे उस नोट के बदले में, इसलिए वहाँ पर गवर्नर की सिग्नेचर होती है। इसलिए मनी फैसिलिटेट करता है रिकॉर्डिंग ऑफ द डेफर्ड प्रॉमिस टू पे। मनी जो है वो यूनिट है इन टर्म्स ऑफ विच फ्यूचर पेमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड और स्टेटेड। मनी से हम लोग फ्यूचर पेमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो उसको स्टेट कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लिस्ट कीजिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मनी शुड पोसेस। मनी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो एक्सेप्टेबल है, ड्यूरेबल है, डिफ़िकल्ट टू काउंटरफीट है, रिलेटिवली स्केयर है, यूनिफॉर्म है, इजीली ट्रांसपोर्टेड है, डिविजिबल विदाउट लूजिंग द वैल्यू है, इलास्टिक इन द सप्लाई है एंड एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल है। एक्सप्लेन करिए कॉन्सेप्ट डिमांड फॉर द मनी। डिमांड फॉर द मनी एक डिसीज़न है जो जिसमें बताया जाता है कि कितना एक गिवन स्टॉक ऑफ द वेल्थ को रखना चाहिए मनी के फॉर्म में, रेदर देन बजाय कि अदर असेट के फॉर्म में रखा जाए। मतलब कितना हमको वेल्थ को किसके फॉर्म में? स्टॉक के फॉर्म में रखना चाहिए, रेदर देन उसको अदर असेट्स के फॉर्म में रखने के बजाय। अदर असेट्स के अंदर क्या है? बॉन्ड्स। डिमांड फॉर मनी क्या है? वो एक्चुअली डिमांड है, वो एक्चुअली डिमांड है किसकी? लिक्विडिटी की, फॉर लिक्विडिटी एंड द डिमांड टू स्टोर वैल्यू। यानी लिक्विडिटी मतलब फ्लो ऑफ द कैश, मतलब तुरंत ही मिल जाने वाला पैसा। जैसे ही आप मनी दोगे तो आपको कुछ ना कुछ गुड सर्विसेज मिल जाएगी। ये क्या होता है? तो लिक्विडिटी होती है, मतलब तुरंत ही उसके बदले कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में मिल जाएगा मार्केट से, तो उसको क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी। डिमांड फॉर द लिक्विडिटी है मनी एंड वो डिमांड टू स्टोर द वैल्यू है। स्टोर द वैल्यू का मतलब होता है कि आप उससे कुछ भी परचेस करके आपके पास स्टोर करके रख सकते हो और फिर वापस से उसको कन्वर्ट कर सकते हो मनी के फॉर्म में, जैसे कि स्टॉक होता है। what do you say the money demand is derived demand? क्या आप कहोगे मनी डिमांड जो है वो डिराइव डिमांड है? तो देखते हैं। डिमांड फॉर मनी नेचर है डिराइव डिमांड का। डिमांड फॉर मनी क्या है? नेचर के अंदर है डिराइव डिमांड का। ये डिमांड करता है परचेसिंग पावर का। बेसिकली जो पीपल है वो डिमांड करते हैं मनी, क्योंकि उन लोगों को उनकी विशेष जो होती है जो कमांड की जाती है ओवर द रियल गुड्स एंड सर्विसेज विद द यूज़ ऑफ द मनी। मतलब उससे वो लोग क्या कर सकते हैं? रियल गुड्स और मनी परचेज कर सकते हैं। इसलिए उनकी क्या विश होती है कि वो लोग कॉमन ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज ले सके मनी को यूज़ करके, यानी उससे कुछ ना कुछ वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकें, क्योंकि वो कॉमन है। अभी पढ़ा ना, वो क्या था? कॉमन डिनोमिनेटर है, इसलिए उससे आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज सारी। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द डिमांड फॉर द मनी? क्यों ये ज़रूरी है हमको पढ़ना डिमांड फॉर द मनी? डिमांड फॉर द मनी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है डिटरमाइन करने के अंदर इंटरेस्ट, प्राइस एंड द इनकम इन एन इकोनॉमी। डिमांड फॉर द मनी से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? इंटरेस्ट, प्राइस एंड इनकम इकोनॉमी के अंदर।
इन एन इकोनॉमी। एक्सप्लेन कीजिए हाउ हायर द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द डिमांड फॉर द मनी। कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्या अफेक्ट करता है डिमांड फॉर मनी को, उसको एक्सप्लेन करके बताइए। इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर द मनी, हायर द इंटरेस्ट रेट हायर होगा अगर तो हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी कैश होल्ड करने की, एंड लो डिमांड हो जाएगी मनी की। इसके बाद बताइए, डिस्क्राइब करके बताइए मेन postulates of quantity theory of the money। द मेन postulates ऑफ थियरी कौन क्या क्या है वो? प्रोपोर्शनेटली ऑफ एम एंड पी, जहाँ पर जो एक्टिव या तो कैजुअल रोल होता है वो एम के द्वारा किया जाता है, और जो न्यूट्रल रोल ऑफ द मनी जो होता है, जहाँ पर रियल वेरिएबल्स होते हैं एक्सोजेनस नेचर्स के और नॉमिनल मनी सप्लाइज के, ऑफ द नॉमिनल मनी सप्लाइज एंड द मॉनेटरी थियरी ऑफ द प्राइस लेवल। यानी जो एम है वो हमको क्या बताता है? एम हमको बताता है एक्टिव या तो कैजुअल रोल, और न्यूट्रल रोल जो होता है वो क्या बताता है? रियल वेरिएबल्स बताते हैं। नेचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सप्लाइज जो एक्सोजिनस होते हैं वो बताता है, एंड मॉनेटरी थियरी ऑफ द प्राइस लेवल बताता है। डिस्क्राइब कीजिए कीन्शियन व्यू ऑफ डिफरेंट मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश। कीन्शियन का क्या व्यू है कैश को होल्ड करने को लेकर? अकॉर्डिंग टू कीन्स, पीपल जो हैं वो होल्ड करते हैं मनी कैश के अंदर 3 मोटिव से। कौन से 3 मोटिव है? ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रांजैक्शन से गुड सर्विस वो लोग परचेज कर पाएंगे। प्रिकॉशनरी मतलब अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर की होती है उसको सर्वाइव करने के लिए, मतलब उसको मीट करने के लिए वो लोग होल्ड करके रखते हैं कैश। और स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब स्पेक्युलेटिव करने के लिए वो लोग रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं मनी को, ऐसा कीन्स का मानना है। कंपेयर कीजिए ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर द मनी अकॉर्डिंग टू द कीन्स एंड द बोमोल्स एंड द टोबिन, ये तीनों इकोनॉमिस्ट है। इन द कंट्रास्ट ऑफ द कीन्शियन डिमांड फॉर द ट्रांजेक्शन। अगर हम लोग कीन्शियन डिमांड्स फॉर द ट्रांजेक्शन देखें तो उसके हिसाब से जो ट्रांजेक्शन्स बैलेंस जो है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक का मतलब होता है कि चेंज ना होना, मतलब चेंज ना होना मतलब इंटरेस्ट की वजह से मनी का अंदर कोई भी चेंज नहीं आता होल्डिंग ऑफ द मनी के अंदर। यानी इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा होल्डिंग ऑफ द मनी के लिए। मतलब पीपल होल्ड करके रखेंगे या नहीं करके रखेंगे वो डिपेंड नहीं करेगा कि इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। द ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ द बोमोल्स एंड द टॉबिन्स इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक। यहाँ पर बोमोल्स और टॉबिन क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट की वजह से, अगर इंटरेस्ट इलास्टिक होगा मतलब इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो मनी का होल्डिंग भी बढ़ेगा। ये वैसा बोलना चाह रहा है कि इंटरेस्ट इलास्टिक है। वो इलास्टिक मतलब कि जितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है या जितना इंटरेस्ट कम हो रहा है उसके वजह से जितना इफेक्ट पड़ेगा मनी के होल्डिंग के ऊपर, मतलब पीपल कम या ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे उसके अंदर। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखते हैं। वाई शुड यू होल्ड द मनी बैलेंस? क्यों हमको होल्ड करके रखना चाहिए मनी बैलेंस को? 3 पर्पज़ के लिए। ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड की वजह से हम लोग को होल्ड करके रखना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है होल्डर का। अगर होल्डर जो है वो प्रिकॉशनरी मोटिव में नहीं मानता तो वो क्या करेगा, वो होल्ड करके नहीं रखेगा मनी, वो स्पेक्युलेटिव कर देगा या तो ट्रांजेक्शन कर देगा, उसको ज़्यादा महत्व देगा और प्रिकॉशनरी को कम देगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर के होल्डर का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। इंस्टीट्यूशनल पेमेंट मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा। गैप दो के बीच में, रिसिप्ट एंड द यूज़ ऑफ द मनी के बीच में, वो उस पर डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ द इनकम एंड चेंज इन द इनकम्स, कितनी उसकी इनकम है और उसमें क्या चेंजेस आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जनरल लेवल ऑफ द प्राइस पे डिपेंड करेगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम द नियर मनी टू द मनी एक्सेट्रा, उस पर डिपेंड करेगा। विल यू चूज़ टू होल्ड ओनली द इंटरेस्ट बियरिंग एसेट? क्या आप होल्ड करेंगे, चूज़ करेंगे होल्ड करना इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स को? नॉट ऑलवेज।
हर बार नहीं हम लोग करेंगे। पार्टली हेल्ड इन द असेट, थोड़ा हम असेट्स के अंदर मनी को होल्ड करके रखेंगे। डिपेंड करेगा कि कॉस्ट कितनी है इन टर्म्स ऑफ द टाइम एंड द रिसोर्सेज टू कीप मूव इन एंड आउट ऑफ द बॉन्ड्स या तो अदर असेट्स। यानी डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम और रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग उसके अंदर पैसा रखेंगे या नहीं रखेंगे, बॉन्ड्स या तो अदर एसेट्स के अंदर। जो लेवल ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर डिपेंड करेगा, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द बॉन्ड प्राइस उस पर डिपेंड करेगा, फ्यूचर प्राइस लेवल पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर द मनी पे डिपेंड करेगा। ये सब पे डिपेंड करता है हमारा होल्ड करके रखना है इंटरेस्ट बियरिंग एसेट या नहीं। व्हाट वुड यू चूज़, क्या आप चूज़ करोगे अगर पे किया जाए फॉर नियरली ऑल द ट्रांजेक्शन थ्रू द ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफर से अगर पेमेंट किया जाए तो क्या आप चूज़ करोगे? तो डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हाउ कॉस्टलियर एंड इमीडिएट आर द ट्रांसफ़र, कितना जल्दी ट्रांसफ़र हो जा रहा है, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिस्क एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन सब पर डिपेंड करेगा कि हम कितना कैश को होल्ड करके रखेंगे। डू यू थिंक द मनी इज़ यूनिक स्टोर ऑफ द वैल्यू, क्या आप मानते हो कि मनी जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, संभाल के रखने जैसी चीज़ है, स्टोर करके रखने जैसी चीज़ है, यानी कैश का फॉर्म की बात करें। फाइनेंशियल एसेट्स अदर देन द मनी, फाइनेंशियल एसेट्स अदर देन द मनी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द स्टोर ऑफ द वैल्यू, यानी फाइनेंशियल एसेट्स जो होती है उसके अंदर भी तो क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, स्टोर वैल्यू होती है, उसके अंदर भी तो हम पैसा ब्लॉक करके रखते हैं। जस्ट एज अ मनी, मनी की जैसा होता है वैसे ही इसके अंदर भी फाइनेंशियल एसेट्स में भी पैसा ब्लॉक रहता है। फाइनेंशियल एसेट्स का फिक्स्ड नॉमिनल वैल्यू होता है जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको मिलता है, रिप्रेजेंट किया जाता है जनरलाइज करने के लिए परचेजिंग पावर, इससे हमारा परचेजिंग पावर भी कितना है वो पता चलती है। देयरफॉर द मनी इज़ नॉट अ यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू, इस वजह से मनी जो है वो यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि फिक्स एसेट भी तो हम लोग यूनिक फिक्स एसेट्स भी तो हम लोग क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उसके अंदर भी तो स्टोर वैल्यू होती है उसकी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, कैलकुलेट कीजिए। एम वेलोसिटी दे दी है 19, प्राइस दे दिया है 108.5, वेलोसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन 120 बिलियन दिया गया है। तो एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, एम वी, एम हमको फाइंड करना है, वी कितना है 19 है, वी कितना है 19 है, इज इक्वल्स टू पी कितना है 108.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 120 से और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो एम हमारे पास आ जाएगा 685.26। क्वेश्चन 2 का बी देखते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट होगी मनी सप्लाईज अगर वेलोसिटी जो है वो 25 हो जाती है। तो एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो रही है 25 हो रही है, तो बाकी सब सेम टू सेम रहेगा सर, खाली वी जो 19 था उसकी जगह पे 25 लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 520.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो एम आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, एक कैलकुलेट करके बताइए वेलोसिटी ऑफ द मनी, मनी सप्लाई 5000 बिलियन का है, प्राइस है वो 110 का है, वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन 200 का है। तो एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, एम कितना दिया गया है हमको 5000 मल्टीप्लाई विथ वी इज इक्वल्स टू 110 मल्टीप्लाई विथ 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी हमारा 4.4 आ जाएगा। व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम क्या होगा अगर वेलोसिटी ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो जाता है 225 से, तो वेलोसिटी ट्रांजेक्शन अगर 225 से हो जाता है तो हमारा वी कितना आ जाएगा 4.95 आ जाएगा।